नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है न्यू राइस क्लासेस पर। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आइए बात करते हैं जीके जीएस पे जो प्रीवियस में क्वेश्चन पूछे गए और जो आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आइए उन पर चर्चा करेंगे, साथ में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी जानेंगे। आइए बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न दिया है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था। तो यहाँ पे बताना है भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था, वो किस वर्ष किया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए 1950, 1951, 1952 और 1956। तो ये जो किया गया था वो 1956 में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। आइए थोड़ा सा और चर्चा करते हैं इसके बारे में। तो इसके बारे में बात करते हैं। तो ये जो है एक गठन किया गया था आयोग का। कौन से गठन आयोग का? तो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था 1953 में। किसकी अध्यक्षता में? तो फजल अली की अध्यक्षता में गठन किया गया था। और अगर बात करते हैं तो इसने रिपोर्ट जो है सितंबर 1955 में सौंपी अपनी। और बात करते हैं भाषा के आधार पर पहला राज्य जो गठित किया गया था वो आंध्र प्रदेश गठित किया गया था। ठीक है, पहला राज्य भाषा के आधार पर गठित किया गया था, याद रखिएगा। तो यहाँ पे बात करते हैं तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है। फिर बात करते हैं 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा मान्य भाषाई आधार पर जो है बनाया गया था। मतलब यहाँ पे ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है कि भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा गठित किया गया था, तो आंध्र प्रदेश गठित किया गया था। और बात करते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग का जो है गठन कब किया गया था, तो 1953 में किया गया था। किसकी अध्यक्षता में? फजल अली की अध्यक्षता में किया गया था। तो ये प्रश्न 3 यहाँ से बनाए जाते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न दिया, जापान में होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे बताना है किसके लिए प्रसिद्ध है, कौन सा द्वीप है, तो होन्शु। ठीक है, तो ये जो है राइट आंसर हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा, तेल के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, जापान की बात है तो जापान की राजधानी पूछी जा सकती है, तो टोक्यो जो जापान की राजधानी है। अगला प्रश्न दिया, भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा गया था। तो किसको कहा गया था? तो स्थानीय स्वशासन का पिता जो है किसको कहा गया था, तो लॉर्ड रिपन को कहा गया था। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। और अगर बात करते हैं स्थानीय स्वशासन की बात करते हैं तो 73वां और 74वां संविधान संशोधन है, उसके द्वारा इसकी व्यवस्था की गई थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया। यहाँ पे बताना सबसे पहले 1935 में जो है संविधान सभा का प्रस्ताव जो है सुझाव जो है प्रस्तावित किया, किसने किया है। तो यहाँ पे नेहरू दिया है, गांधी दिया है, जेपी नारायण दिया है, एमएन राय दिया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर डी वाला हो जाएगा, एमएन राय ने दिया था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए संविधान सभा की बात है तो इसका गठन जो होता है गठन होता है 1946 में। ठीक है, 1946 में गठन के समय जो है इसके सदस्य कितने थे, तो 389 सदस्य थे, जो है उन 292 जो है ब्रिटिश से चुने गए थे और देसी रियासत से जो है 93 सदस्य चुने गए थे। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं जो संविधान सभा है उसमें इतने सदस्य थे। फिर संविधान सभा की पहली बैठक होती है, कब होती, तो जो है 9 दिसंबर को पहली बैठक होती है। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है। ठीक है, पहली बैठक पहला अधिवेशन भी बोला जाता है, तो याद रखिएगा। और फिर उसके बाद जो है बात करते हैं 13 दिसंबर 1946 को जो है उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया, जिसको उद्देश्य प्रस्ताव को नाम परिवर्तित करके जो है उद्देश्य का नाम रखा गया है। ठीक है, इतनी चीज़ भी याद रखिएगा। फिर बात करते हैं टोटल अगर पूछ लें संविधान सभा के जो हैं कितने सत्र हुए हैं, तो जो है 12 सत्र हुए हैं। और 12 सत्र में जो अंतिम सत्र हुआ है, वो कब हुआ है, तो 24 जनवरी 1950 को जो संविधान सभा की अंतिम बैठक के रूप में भी पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसी के द्वारा बात करते हैं तो संविधान को अंगीकृत कब किया गया। तो अंगीकृत की अगर डेट पूछ ली जाए तो अंगीकृत जो किया गया वो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। और बात करते हैं लागू कब किया गया संविधान, तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इस बार जो है
कौन सा छिहत्तरवां गणतंत्र दिवस मनाएगा, जिसके जो है मुख्य अतिथि कौन थे, तो इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट थे प्राबोवो सुबियांटो, वो इसके मुख्य अतिथि थे। तो ये करंट का भी प्रश्न पूछा जा सकता है। देखिए जब भी करंट का मुद्दा होता है तो ये सभी चीज़ें पूछी जाती हैं, स्टैटिक भी करंट से रिलेटेड ही पूछी जाती है। ठीक है, आपको इतनी चीज़ याद रखना है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है। तो यहाँ पे बताना है भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है। यहाँ पे लोकसभा दिया है, राज्य विधानसभाओं में दिया है, पंचायती राज निकायों में दिया है, उपरोक्त तो सभी स्थानों पर। तो ये जो है राइट आंसर हो जाएगा, वो आंसर नंबर सी वाला सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, पंचायती राज निकायों में है, ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, भारत में सबसे पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए प्रश्न अलग अलग पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहली जनगणना पूछी तो 1852 दिया है, 1872 दिया है, 1881 दिया है और 1952 दिया है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर वी वाला सही हो जाएगा। सबसे पहले जो है वो हुई थी 1872 में, फिर उसके बाद जो है नियमित रूप से जो कराने लगी वो 1881 से होने लगी है। तो ऑप्शन नंबर सबसे पहली पूछी है, तो सबसे पहले जो हुई थी वो कब हुई थी, तो 1872 में हुई थी। आइए थोड़ा सा और चर्चा करते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे बात करते हैं तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है। इसकी शुरुआत जो है 1872 में होती लॉर्ड मेयो के काल में, ठीक है। फिर उसके बाद जो है भारत में नियमित रूप से अगर बात करते हैं तो इसकी शुरुआत 1881 से होती है, लॉर्ड रिपन के काल में होती है। और वहीं बात करते हैं स्वतंत्र भारत की वर्ष 1951 में पहली जनगणना हुई थी। अगर पूछ लिया देखिए प्रश्न अलग अलग पूछा जाता है, स्वतंत्र भारत की पूछ ली जाए तो महत्वपूर्ण बन जाता है, या पूछ ली जाए कि नियमित रूप से कब वो स्टार्ट हुई है और सबसे पहले जो 1872 में हुई है। फिर बात करते हैं 11वीं जनगणना की, जो 2011 में हुई है, 15वीं थी भारत की, लेकिन स्वतंत्र भारत की जो है 7वीं जनगणना है। और अगर 2021 की जो जनगणना है वो 2027 में पूर्ण कराने की बात हो रही है, ठीक है, याद रखिएगा। तो इतनी भी चीज़ आपको याद रखनी है। आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से कौन सा रोजगार प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ नहीं। तो यहाँ पे बताना है कि कौन सा रोजगार जो है प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ नहीं है। यहाँ पे टोकरी बुनने वाला दिया है और माली दिया है, कुम्हार दिया है और पुजारी दिया है। तो प्राथमिक क्षेत्र से जो है ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा, पुजारी नहीं है। देखिए यहाँ पे बात करते हैं प्राथमिक, ठीक है, सेकेंडरी और जो है थर्ड। तो यहाँ पे बात करते हैं, जो देखिए प्राथमिक जो होता है जो प्रकृति से प्राप्त होती हैं, ठीक है, प्रकृति से प्राप्त होती हैं। फिर यहाँ पे बात करते हैं जो प्रकृति से प्राप्त होती हैं उससे जो है, और उसके बाद जो है जो वस्तुएं होती हैं उनसे जो उत्पाद किया जाता है, उत्पाद जो किया जाता है, जो फैक्ट्री लगा के उत्पाद जो किया जाता है वो सेकेंडरी में आता है जी, ठीक है। जो फैक्ट्रियाँ वगैरह हैं वो सेकेंडरी में आती है, फैक्ट्रियाँ जो उत्पाद करती हैं। फिर उसके बाद जो पैसा वगैरह पैदा होता है जैसे बैंकिंग वगैरह हो गई, ये किस में आती है, थर्ड में आती है, ठीक है। आपको इस तरीके से याद रखना है। आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, संविधान का निम्न में से कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है। तो यहाँ पे बताना ऐसा कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम है जिसके द्वारा जो है क्या किया गया था, तो राज्यों में और जो है केंद्र में मंत्रिपरिषद की मंत्रियों की संख्या जो है नियमित मतलब सीमित करता है। तो ये जो है यहाँ पे ऑप्शन दिए 93 संविधान संशोधन, 95 का दिया है, 97 दिया है और 91 दिया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर डी वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा। 91 नंबर का संविधान संशोधन अधिनियम है, कब का है, तो 2003 का। इसके द्वारा जो है बताया गया कि जो भी 15% से ज़्यादा जो है मंत्रिपरिषद में संख्या नहीं हो सकती, मंत्रिपरिषद की संख्या नहीं हो सकती, याद रखिएगा। जो भी अगर बात करते हैं जैसे मान लेते हैं जो 543 लोकसभा में सदस्य चुने जाते हैं उसका 15% ही जो है मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या होगी, याद रखिएगा। वैसे ये जो है राज्य विधानसभाएं होती हैं उसमें भी ऐसे ही होगा, 15% ही लिया जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ था। तो यहाँ पे बताना ऐसा कौन सा प्रेसिडेंट हुआ है जो निर्विरोध मतलब उनके विरोध में कोई नहीं खड़ा हुआ था और वो निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए डॉक्टर एस राधाकृष्णन दिया है, के आर नारायण दिया है,
नीलम संजीव रेड्डी दिया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दिया है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। नीलम संजीव रेड्डी जो है निर्विरोध चुने गए थे, ठीक है। और बात करते हैं भारत के, अगर बात करते हैं भारत के जो है 8वें नंबर के बने थे, ठीक है। भारत के 8वें नंबर के जो है प्रेसिडेंट होते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अगर पूछ लिया जाए भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन रही है, तो प्रतिभा पाटिल रही है। और प्रधानमंत्री प्रथम महिला कौन है, इंदिरा गांधी। ये प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण बन जाता है। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने। तो यहाँ पे बताना है महात्मा गांधी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने। तो यहाँ पे 1923 दिया है, 1924 दिया है, 1925 दिया है, 1922 दिया है। तो ये जो है 1924 में बने। ऑप्शन नंबर वी वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर वी वाला सही हो जाएगा। आइए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों पर। तो ये जो है महात्मा गांधी वर्ष 1924 में कांग्रेस के 39वें अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अब यहाँ पे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी ने जो कांग्रेस के कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता की, तो 39वें नंबर के। कब की, तो 1924 में की। ये अधिवेशन जो है कहाँ हुआ था, बेलगाम में, कर्नाटक में संपन्न होता है, ठीक है। अभी चर्चा में आया था, फिर ये चर्चा में आया था, तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है, ये याद रखिएगा। फिर बात करते हैं 1923 में, तो विशेष अधिवेशन था। इसकी अध्यक्षता जो है कौन बने थे, तो ये जो है अबुल कलाम आजाद बने थे, ठीक है। दिल्ली से सबसे युवा अध्यक्ष थे, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं, अगला बात करते हैं 1923 में जो है 39वां अधिवेशन हुआ था। मौलाना मोहम्मद अली बने थे, ठीक है। आगे दिया 38वां अधिवेशन जो हुआ था, देश बंधु चित्तरंजन दास गया में जो अधिवेशन हुआ था उसके जो है अध्यक्ष बने थे। फिर बात करते हैं 1925 में जो 41वां अधिवेशन होता है, श्रीमती सरोजिनी नायडू जो बनी थी कानपुर में, और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष रही हैं, याद रखिए। अब ऐसे ही पूछ लिया जाएगा कि कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता जो की थी वो किसने की थी, तो सरोजिनी नायडू ने की थी, और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। तो ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है। और सरोजिनी नायडू जो है भारत की पहली महिला जो है गवर्नर रही है, राज्यपाल रही है। ये प्रश्न जो है देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो पेपर हुआ था उसमें प्रश्न पूछा भी गया था और आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया, भारत का संविधान सरकार की प्रणाली के साथ एक संपूर्ण समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो यहाँ पे बताना है, यहाँ पे दिया है राजतंत्रीय है, संसदीय, राष्ट्रपतीय है और एकात्मक है। तो ये जो है संसदीय है, ऑप्शन नंबर वी वाला सही हो जाएगा। अगर बात करते हैं संविधान सरकार जो है वो संसद से, जो भी अगर बात करते हैं कि जो संसद है वही कानून बनाती है, वही उसी से चलता है, संसदीय प्रणाली है। बात याद रखिएगा कि कैसी, अगर पूछ लिया जाए कि जो है भी भारत का संविधान सरकार जो है वो कैसी, तो संसदीय प्रणाली है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए, समाजवादी और जो है धर्मनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक अगर बात करते हैं, तो ये जो है समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जो शब्द कब जोड़े गए, तो ये जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम होता है, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 1976 का, उसके द्वारा जो 3 शब्द, एक तो समाजवादी, एक धर्मनिरपेक्ष और जो है अखंडता शब्द जोड़े गए, ठीक है। अखंडता शब्द जोड़े गए। ये शब्द तीनों कहाँ पे जोड़े गए, तो बात करते हैं ये शब्द जो जोड़े गए वो प्रस्तावना में जोड़े गए, ठीक है। कहाँ पे जोड़े गए, तो प्रस्तावना में जोड़े गए। तो याद रखिएगा ये जो है शब्द कहाँ पे जोड़े गए, प्रेम्बल में जो है उद्देशिका में जोड़े गए। कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम। और ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है कि अभी तक प्रस्तावना में कितने संशोधन हो चुके हैं, तो केवल जो है कितने संशोधन हो चुके हैं, तो केवल जो है एक संशोधन हो चुका जिसके द्वारा 3 शब्द जोड़े गए हैं, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम स्थित है। तो लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम बताना है कहाँ पे स्थित है, तो नई दिल्ली, हैदराबाद, इलाहाबाद और कानपुर। तो ये जो है हैदराबाद में स्थित है, ठीक है। इसको पहले किस नाम से जाना जाता था, तो ये जो है फतेह मैदान के रूप में जाना जाता था। इसकी स्थापना 1967 में होती है, ठीक है, 1967 में। उसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं, अब जो है लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम के रूप में जाना जाता है। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ और बात करते हैं, जो नरेंद्र मोदी
क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे, तो अहमदाबाद में है, ठीक है। और अहमदाबाद में, और हाल ही में जो है अमित शाह जी जो हैं हमारे गृह मंत्री, उन्होंने कहा है कि 10 बड़े जो है स्टेडियम बनाए जाएंगे, 10 बड़े स्टेडियम बनाए जाएंगे। कहाँ पे, तो गुजरात में ही बनाए जाएंगे, ठीक है। गुजरात में बनाए जाएंगे कि जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है उसके पड़ोस में बनाए जाएंगे। और ये घोषणा इसलिए की है क्योंकि 2036 में क्या होगा, ओलंपिक गेम्स की जो है मेजबानी करेगा भारत। तो वो जो है स्टेडियम जो तैयार किए जाएंगे 10, उसी में जो है ओलंपिक गेम्स की मेजबानी करेगा भारत, ये अमित शाह जी ने कहा है। और इसके लिए बजट भी पास कर दिया। देखिए गुजरात इसलिए भी चर्चा में क्योंकि सोमनाथ मंदिर जो है मोदी जी गए थे और वहाँ पे पूजा के, इसलिए भी चर्चा में। और मोदी जी जो है गिर जो वन्य जीव अभ्यारण्य उसमें भी गए थे। तो ये महत्वपूर्ण बन जाते हैं गुजरात के बारे में, याद रखिएगा। आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, मैकमोहन रेखा एक रेखा है जो चीन और भारत के किस राज्य को अलग करती है। तो यहाँ पे बताना है कि ये जो है किस राज्य को अलग करती है। तो ये जम्मू तथा कश्मीर दिया है, उत्तराखंड दिया, अरुणाचल प्रदेश दिया है, सिक्किम दिया है। तो ये जो है अरुणाचल प्रदेश को अलग करती है। कौन किसको अलग करती है, तो अरुणाचल प्रदेश को अलग करती है। आइए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे कुछ रेखाएं दी हैं। तो मैकमोहन रेखा जो है चीन को भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश से अलग करती है और इसका निर्धारण जो है 1914 में किया गया था, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय अगर सीमाएं बात करते हैं तो मैकमोहन रेखा जो है भारत चीन के बीच, और रेड क्लिफ जो है भारत और पाकिस्तान के बीच है। डूरंड जो है पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच है। मैगी नॉट रेखा जो है जर्मनी फ्रांस के। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण बन जाती है, जो है रेखाएं पूछी जाती हैं, याद रखिएगा। और पाक जो है पाक जल संधि बात कर रहे हैं तो जो है भारत और श्रीलंका के बीच है, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे यहाँ पे चर्चा किया है, साथ में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी जाने हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट करिए। अगर कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी तैयारी जो है बेहतर हो सके और वीडियो आपको जल्दी से प्राप्त हो सके। धन्यवाद।